Friends, welcome back in SST class. Today we are going to next point of this chapter. But we saw in the third video that there is the Kerala and Ladakh. Ladakh both are geographical areas are there. There are the different geographical areas, but when we saw that there the cultures are also became same from the Arab and the other parts of the another sides of the Kerala and the Ladakhs are the same reason. So हमने क्या देखा, इसके पहले जो थर्ड वीडियो हमने देखा कि जो केरला और लद्दाख है वो कैसे हैं, इनका जियोग्राफिकल एरिया तो डिफरेंट है, लेकिन अगर हम अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीज़न, तो दोनों रीज़न की जो हिस्ट्री है सेम टू सेम आ रही है। बिकॉज जो है यहाँ पर कैसे है कल्चर जो इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे कल्चर केरला का भी इन्फ्लुएंस हुआ, कुछ क्रिश्चियनिटी से हुआ, कुछ अरब से आए हुए लोग थे, तो इससे जो है दोनों का जो हम देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इन द सेम कल्चर इन्फ्लुएंस बाय द केरला आल्सो सेम एंड द Ladakh also be same, but geographical areas were different. Boat race is an important part of the Onam festival celebrated in Kerala. केरला में क्या होता है, ओनम फेस्टिवल, ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल peoples are taking participate in the in boat race. तो boat race is very famous in the Onam festival during ओनम फेस्टिवल इन केरला। तो केरला की जो बोट रेस है जो ओनम फेस्टिवल में की जाती है वो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केरला। सो वाइल केरला एंड अब हम नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट। अब अगर हम बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग केरला एंड लद्दाख की बात करें तो दे बोथ आर, इनका जो है दे आर क्वाइट डिफरेंट। हम एकदम डिफरेंट नहीं बोल सकते, थोड़ा सा इनमें अंतर है। इन टर्म ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन हैज़ बीन सिमिलियर। दोनों की यदि हम हिस्ट्री देखते हैं तो बोथ रीजन्स हिस्ट्री इज़ वेरी सिमिलियर। कल्चर इन्फ्लुएंस, दोनों का जो कल्चर है मीन्स लद्दाख एंड केरला का जो कल्चर है वो दोनों इन्फ्लुएंस हुआ है किससे, अरब से आने वाले ट्रेडर्स और अदर प्लेसेस से आने वाले ट्रेडर्स के द्वारा। अलग अलग कल्चर को अलग अलग रिलीजन्स को अलग अलग रिलीजन अलग अलग कल्चर आइडेंटिफाई हुए। बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द, दोनों ही जो रीजन्स है मीन्स केरला एंड लद्दाख बोथ आर रीजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। अब देखो यहाँ पर बात आई फिर से कि बोथ हिस्ट्रीज आर सेम सिमिलियर, क्यों बोल रहे हैं हम, वाई केरलाज एंड लद्दाख जियोग्राफिकल एरियाज फीचर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि लद्दाख जो है वो बहुत कोल्ड प्लेस है, वोल ईयर्स जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ईयर्स आर इट इज़ कवर्ड, मोर एरिया इज़ कवर्ड बाय द स्नोफॉल डाउन इज़ देयर, तो इट इज़ कवर्ड बाय द स्नो। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख इज़ वेरी कोल्ड प्लेस, तो जियोग्राफिकल इट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड अदर देन केरला इज़ नियरर टू द बैंक ऑफ सी, तो समुद्र का किनारा है। तो देखो इन दोनों का जो है अगर हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो बोथ आर एरिया रीजन्स आर वेरी डिफरेंट, बट दे आर द वेरी सिमिलर इन द हिस्ट्री बिकॉज दे बोथ प्लेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अरब एंड चाइनीज़। दोनों में कौन से ट्रेवलर्स ट्रेडर्स गए थे, जो व्यापारी थे, जो ट्रेड करने वाले लोग थे, वो कहाँ से आए थे, चाइनीज़ से एंड अरब से, दोनों जगह पर। बोथ आर प्लेसेस the Chinese and Arab traders came there. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these
reasons. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of region. अब हम यहाँ क्या देखते हैं, इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला. अगर केरला की जियोग्राफी की बात यदि हम करते हैं तो केरला विच अलाउड फॉर द, जहाँ सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किसका किया जाता है, उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा स्पाइसेस का किया जाता है. कहाँ पर, वेयर, इन द केरला, बिकॉज केरला इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द स्पाइसेस. हमने सम स्पाइसेस की यहाँ बात भी की थी, जैसे कार्डेमम हो गया, पेपर हो गया, सिनेमन हो गया. तो दिस इज द केस ऑफ द केरला इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिक लोकेशन. अगर हम बात करें स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द लद्दाख, एंड इट्स वूल इज़ वेरी वेरी फेमस. सो द ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स, इस रीजन में जो ट्रेडर्स थे वो क्या किसका ट्रेड करते थे, बिकॉज वूल दे आर सेलिंग द वूल्स, बिकॉज एवरी person of the Ladakh is keeps the wool, the ship, rearing the ship for the wool. तो जो लद्दाख के लोग थे वो किस घर में आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, शिप मिलेगी, और शिप वी गेट वूल फ्रॉम द शिप. तो ट्रेडर्स टू दीज रीजन दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड द कल्चर लाइफ ऑफ अ. इस प्रकार इससे कल्चर इसके यहाँ के लाइफ का जो कल्चर है वो इस रीजन का अलग अलग होगा. द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place. मगर अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि कल्चर हमेशा इन्फ्लुएंस होता है, डाइवर्स होता है, अलग अलग होता है. केवल हम पास्ट में ही होता था ऐसा नहीं बोल सकते. प्रेजेंट डेज आल्सो भी कल्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट प्लेसेस. प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम, हर एक प्लेस से दूसरे प्लेस का, अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस है, व्हेन वी आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देयर इज़ द कल्चर्स आल्सो भी गेटिंग डिफरेंट प्लेस फ्रॉम ईच अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर. फॉर वर्क एंड विथ ईच मूव आवर कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू प्लेसेस वी आर इन. जहाँ पर हम रहते हैं, अगर किसी नई जगह पर जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू द new places, so there we are getting the different tradition, culture and lifestyle also be slowly become a part of new places we are in. Similarly, in our own neighborhood we live close to peoples from several. अगर हमने अपने नेबर्स में देखते हैं तो आपको आपके नेबर्स में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग. आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. तो हमको यदि हम अपने नेबर्स में देखते हैं, वी विल सी इन नियरर टू योर नेबर्स, सो देयर इज़ द डिफरेंट कल्चर्स, पीपल्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर सो lives together, but we have to meet and we share two things and we together and each others of the lives customs. and इस तरह से हम एक दूसरे की लाइफ, एक दूसरे का कस्टम, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को क्या करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और उनके साथ हम उस तरह से रहते हैं. और कुछ जो दोज हु हैव टू लाइक्स टू फ्रॉम देम, तो वी हैव एक्सेप्ट आल्सो विद देयर कस्टम एंड ट्रेडिशन. अगर हमको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू द स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब देखो, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, यूनिटी मीन्स एकता. देखो, डाइवर्सिटी होने के बाद भी, विभिन्नता होने के बाद में भी हमारे देश में क्या है, यूनिटी है. कैसे यूनिटी है? इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. तो हमारे जो देश की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो क्या है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद में ये जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया को क्या देती है, इंडिया की स्ट्रेंथ है, ताकत है. व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जब हमारा देश और जब हमारी कंट्री अंग्रेज और ब्रिटिशर्स की गुलाम थी, जो समय जब अंग्रेज़ों का रूल था इंडिया पर, तो उस समय
against from this British rule, the women and men from different cultures, religious and the regions backgrounds came together to oppose them. तो अलग अलग धर्म के रिलीजन्स के के भी मन एंड मीन यानी आदमी और औरतें अलग अलग कल्चर की, अलग अलग रिलीजन्स की, मतलब अलग अलग धर्मों से लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले, अलग अलग रीजन में रहने वाले, उनका बैकग्राउंड अगर हम देखा जाए तो उनका रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट था, रीजन उनका डिफरेंट था, उनका कल्चर आल्सो भी, देयर कल्चर आल्सो भी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे हैव टू कम टुगेदर टू अपोज देम. बट ब्रिटिश रूल के को अपोज करने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, दे ऑल कल्चर्स, ऑल रिलीजियस पीपल्स कम टुगेदर टू अपोज द अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल. इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये सारे ऑल स्टैंड कम्स टुगेदर. India's freedom movement had thousands of peoples of the different background in it. तब इंडिया का जो ये फ्रीडम मूवमेंट जब चला, when the freedom movement has gone, तो थाउजेंड ऑफ हजारों पीपल्स जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से इसमें आते थे. तो दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन. दे वेंट टू द जेल टुगेदर. अब उन्होंने सब ने क्या किया था, दे ऑल कम टुगेदर टू अपोज अगेंस्ट टू द ब्रिटिश रूल. तो सारे के सारे जो लोग हैं उसके अगेंस्ट, जो ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट एक साथ एक्शन लिया, सब ने जॉइंट वर्क किया इसके साथ टुगेदर. दे हैव टू द वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन. एक साथ एक्शन लिया उन्होंने और दे वेंट टू जेल टुगेदर. एक साथ वो लोग सारे कहाँ गए, जेल गए. एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश को भगाने के लिए, ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने अलग अलग तरह से लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के वेस अपनाए. इतने अलग अलग तरीके थे कि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश रूल है उसके को अपोज करना है. द इंटर Sadly, the British thought they could divide Indians because they were so different. British ऐसा चाहते थे, ऐसा मानते थे कि we can easily divide through the Indians because India is not united. उस समय जो था इंडिया यूनाइटेड नहीं था. पीपल्स जो थे अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, छुटपुट अलग अलग, सब में राजाओं में आपस में बनती नहीं थी, लोग आपस में लड़ाइयाँ करते थे. तो दे वांट्स टू कि वी कैन इजीली डिवाइड द इंडियंस. ब्रिटिश बिलीव्ड ऑन इन इंडियाज़ पीपल. कि ब्रिटिश को पूरा बिलीव था, पूरा भरोसा था कि वी कैन डिवाइड द इंडियंस. तो राजाओं को वो लोग लड़ा देते थे और उसका वो लोग फ़ायदा लेते थे. तो उनको पूरा यकीन था कि हम इंडियंस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं पूरे इंडिया को. बिकॉज दे वेयर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देन. क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल है, डिफरेंट कल्चर को मानने वाले, डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले पीपल रहते हैं. तो दे हैव टू ईजीली नो. तो ये ब्रिटिश को लोगों को अच्छे से पता था कि इतनी सारी वेराइटी है, इतने वेरियस टाइप्स के, तो इनके आपस में समानता तो सिमिलरिटी तो कभी आ ही नहीं सकती. तो वी कैन ईजीली रूल ऑन देम. हम कंटिन्यू जो है इंडिया पर रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. बस लोगों ने ये प्रूव किया जब फ्रीडम मूवमेंट चला, तो लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हम लोग अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं. वी बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट रीजन, बट डिफरेंट एंड येट बट वी आर बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. The people prove
डू वी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट। लेकिन लोगों ने ये प्रूव किया कि हम इस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में हम सारे कैसे हैं, यूनाइटेड है। नाउ अब ऐसा ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ऐसा ही इस तरह का प्रोटेस्ट करने के लिए बैसाखी का एक फेस्टिवल हो रहा था अमृतसर के जलियांवाला बाग प्लेस है एक छोटा सा। तो ये जो सॉन्ग आपको दिख रहा है, दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसर। तो जलियांवाला बाग जो मैसर हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, के बाद में ये जो सॉन्ग यहाँ दिख रहा है आपको, यू कैन रीड दिस सॉन्ग, कि इसके बाद ये जो सॉन्ग है उन लोगों की याद में ये लिखा गया। तो जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे सारे लोग बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए और ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग निहत्थे बिना इसके सारे स्त्री पुरुष जो है वहाँ पर क्या हुए थे, दे गैदर्ड फॉर द अगेंस्ट इन द, ये जो प्लेस है जलियांवाला बाग, ये जो प्लेस आता है ये है अमृतसर में, इन विच ब्रिटिश जनरल open fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wondering even more। तो ये जो बेचारे लोग थे पीसफुली, बड़े शांति तरीके से वो लोग वहाँ पर शांति के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बड़े निहत्थे थे, बिना हथियार के गए हुए थे, सारे स्त्री पुरुष थे। तो उस समय जो ब्रिटिश जनरल ओडायर था उसने बहुत ही गंदा और भद्दा मजाक किया लोगों के साथ में, कि उसने ओपनली लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण वो जो अनआर्म्ड पीपल थे, पीसफुल पीपल थे, वो बहुत सारे लोग इसमें क्या हुए, इस जलियांवाला बाग मैसर्स में मारे गए। उसमें बहुत सारे मैन एंड वीमेन आल्सो, उसमें औरतें भी थी, पुरुष भी थे, हिंदूज़ थे, उसमें सिख थे, मुस्लिम थे, और गरीब रिच एंड पुअर पीपल आल्सो भी गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश के ख़िलाफ़, ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। ये बहुत ही शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरुष स्त्री हर रिलीजन्स के, हर वर्ग का था, रिच भी था और पुअर भी था। बस सो दिस सॉन्ग इज़ composed and sung to honor the memory of those brave people। तो इन लोगों के, इन बहादुर लोगों के लिए ये जो सॉन्ग लिखा गया है और ये जो है उनकी याद में गाया गया है। When the freedom movements going, a song and symbol that emerged during the freedom struggle serves as a constant reminder of our country rich traditions of respect for diversity। अब हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटी है, लेकिन इसके लिए उस समय जो फ्रीडम स्ट्रगल चला उसको कांस्टेंट रखने के लिए कुछ सॉन्ग्स लिखे गए, कुछ सिंबल्स भी इमर्ज हुए, सामने आए, एंड जो हमारे इंडिया के डिफरेंट ट्रेडिशंस को क्या करता है, डाइवर्सिटी को की रिस्पेक्ट करता है। तो डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, इट वाज यूज्ड एज सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। तो आपको क्या पता है, हमारा जो फ्लैग आया, इमर्ज हुआ, हमारा जो फ्लैग सामने आया, वो कैसे आया, जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ, तो लोगों ने अपने हाथ में क्या लिया, उस समय झंडे दिखाकर हमारा जो तिरंगा था, हमारा जो ये फ्लैग था, वो क्या बना, प्रोटेस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए ये क्या बना, हमारा जो फ्लैग था वो सिंबल बना। इन दिस बुक in his book The Discovery, Pandit Nehru was written the book of Discovery of India, but Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not a something imposed
from the outside, but the rather it was something deeper and within its fold. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपनी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि हमारी जो इंडियंस पीपल है, हम जो इंडियंस है, हम लोगों में क्या है, अंदरूनी जो है, हम जो डिपर जो हमारी जो यूनिटी है वो ऊपरी तौर से आउटसाइडर नहीं है, वो कैसी है, अंदर से हम यूनाइटेड है. समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स होल द वाइडेस्ट tolerance of the belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was the Nehru who coined the phrase unity in diversity. तो पंडित नेहरू ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर भी हम लोग कैसे हैं, हम यूनाइटेड है. तो उन्होंने अपना एक फ्रेज़ दिया, एक फ्रेजेस में कहा है कि उनके द्वारा बोला गया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता होने के बावजूद भी हम कैसे हैं, हम में यूनिटी है. हम अलग अलग के रिलीजन से आते हैं, अलग अलग कस्टम से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हमारी है, फिर भी हम लोग कैसे हैं, यूनाइटेड है. मतलब हमारे जो उन्होंने एक फ्रेज़ दिया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो हु टोल्ड, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री. उन्होंने हमारे देश को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि हमारे यहाँ जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, फिर भी हम कैसे हैं, यूनाइटेड है. तो देखो यहाँ से हियर इज़ लुकिंग इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि पंडित नेहरू जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दे आर होस्टेड द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड दे आर delivering a speech on Independence Day from the Red Fort. Up now, India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is anthem expressions of the unity of India. In what ways does the national anthem describe this unity? तो आपका जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इट इज़ composed by the रविंद्रनाथ टैगोर एंड अनदर एक्सप्रेशंस ऑफ द यूनिटी ऑफ, हमारे इंडिया की यूनिटी को क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है. In your national anthem, one line has come between the national anthem. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा. तो देखो पंजाब मतलब पंजाब स्टेट से आने वाले, गुजरात मीन्स आप गुजरात, यू ऑलरेडी नो द गुजरात स्टेट. फिर मराठा मीन्स महाराष्ट्र स्टेट. द्राविड़ मतलब जो साउथ से आने वाले थे, जो तमिलनाडु था, तमिल था. उत्कला और बंग मतलब बंगाल से आने वाले. तो अलग अलग स्टेट से आने वाले, अलग अलग कल्चर से आने वाले, ये सारे जब पीपल्स यूनाइटेड हुए तो इन्होंने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके जब यूनाइटेड हुए, कुछ सिंबल्स डिसाइड हुए, कुछ सॉन्ग्स हमारे डिसाइड हुए, इमर्ज हुए ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. तो इस तरह से हमारे इंडियाज गॉट द फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947. तो स्टूडेंट्स, I hope you better understood this lesson. Now students, we will meet in the next video, SST video. Now have a nice day. Bye bye.